उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का शोर थम चुका है। 19 तारीख यानी कल को मतदान होना है। उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम इस चुनाव में जो कि खामोशी है, खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र में इस बार मतदाता जो खामोश है, जो निरस्ता है इस चुनाव में, और कई सारे अन्य मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इन सारी बातों पर अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व चुनावी विश्लेषक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 4 दशक से ये राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत अंदर से इन्होंने राजनीतिक दलों को देखा है और पूरे चुनाव को भी बहुत करीब से ये लोकसभा चुनाव को देखते आए हैं। तो सबसे पहले भगवान जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक उत्तराखंड पर। धन्यवाद। अब बेबाक उत्तराखंड जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के और विशेषकर हमारे खटीमा, उधम सिंह नगर, चंपावत जिले की जो चर्चा बराबर करता आया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पधारे हैं और इस लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर के हम भी बहुत आतुर हैं कि हम आपसे बात करें, और आज इस मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इस बार का जो चुनाव है खासतौर से देखा जा रहा है कि बेहद निरस्ता है, क्योंकि आज तक इतने दशकों चुनाव है, कई लोग जो बहुत करीब से इन चुनाव को देखते आ रहे हैं, मतदाताओं की खामोशी है, निरस्ता है। आखिर इस लोकसभा चुनाव में इस तरह का माहौल आपको क्यों देखने को मिल रहा है, क्या कारण है, खासतौर से कुमाऊं की अगर बात की जाए? उत्तराखंड की 5 सीटों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हम ये कह नहीं सकते कि चुनाव में निरस्ता है। ये मैं मानूंगा कि निश्चित रूप से उधम सिंह नगर और नैनीताल सीट, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट जिस तरह से साइलेंट है और साइलेंट किलर के रूप में काम करेगी, क्योंकि ये निकल के आया है कि जो पिछले 2 दशक से एमपीज़ रहे हैं उनके पक्ष में जनता बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ रही है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, थोड़ा कहीं न कहीं जनता को भी लग रहा था कि कांग्रेस और बेहतर कैंडिडेट दे सकती थी, लेकिन फिर भी वोटर यहाँ साइलेंट है और साइलेंट वोटर बहुत किलर होता है। और जहाँ तक सवाल है गढ़वाल पोर्शन का, गढ़वाल पोर्शन ने ये दिखा दिया है कि हमने जो पिछली बार मैंडेट दिया था वो ब्लाइंड मैंडेट दिया था, और वहाँ पर अंकिता कांड हुआ, वहीं पर जोशीमठ हिल गया, और वहीं पर जो लाठीचार्ज हुआ था, नकल के खिलाफ मूवमेंट हुई थी, और जिस तरह से वहाँ पर तमाम तरह के डिस्टर्बेंसेज आए, पब्लिक सड़क पर आई, मूल निवास भू कानून के मुद्दे भी वहाँ से जोर पकड़े, और सरकार ने उनकी अनसुनी की, तमाम डेलीगेशंस मिलने गए लेकिन उनकी बात को नहीं सुना, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट के लाले पड़ रहे हैं, और कहीं न कहीं वहाँ पर निर्दलीय भी निकल के मैदान में आए हैं। और उस पोर्शन में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हरिद्वार में और टिहरी सीट में 2 निर्दलीय एमपीज़ के चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड अब निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि 2027 जब आएगा तो 2024 की झलक 27 में आएगी, और 27 में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर तीसरा एक कोण बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन मैं जो चुनाव के मुद्दों की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुद्दे गौड़ साबित हो रहे हैं। जनता चुनाव में सिर्फ 16 पार्टियों का है, जो पार्टी कार्यकर्ता है वही दिख रहे हैं, लेकिन जनता जिस तरह से सहभागिता चुनाव में करती थी वो नहीं दिख रहा है। और मुद्दे खासतौर से कुमाऊं रीजन की बात करें, जो 2 लोकसभाएं हैं यहाँ पर, नैनीताल और अल्मोड़ा, वहाँ पर मुद्दे गौड़ से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों आपको लगता है, क्या आप एज ए विश्लेषक कहना चाहते हैं? ये भी देखा गया है कि पिछले 2 साल से जहाँ पर ये ट्रेस आउट किया जा रहा है कि अगर कहीं कोई मूवमेंट खड़ा कर रहा है कोई व्यक्ति या कोई संगठन, तो उस पर भी कहीं न कहीं सरकार अपने रडार पर उसको ले रही है। और पत्रकार भी जो मुद्दे हैं, जिस तरह से पत्रकारों को मुद्दे उठाने चाहिए थे कि नेपाल बॉर्डर है, चाइना नेपाल बॉर्डर है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेटेड लोग जो है हर जगह से आए हुए लोग हैं, और यहाँ भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ उत्तराखंड की विधानसभा में जो नेतृत्व यहाँ विधायक के बतौर दिया गया, उसके बाद जो लीडरशिप दी जानी चाहिए थी, जो मंत्रालय दिए जाने चाहिए थे, यहाँ के लोगों को मिनिस्ट्री में उतना रिप्रेजेंटेशन ठीक से मिला नहीं है, और यहाँ पर संगठन उतने मजबूत खड़े नहीं हैं जो ऐसे पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, ऐसे युवाओं के संगठन हैं, या मातृशक्ति के संगठन हैं, या एनजीओज हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आते तो यहाँ पर मूवमेंट्स खड़ी होती। और मूवमेंट चूँकि कांग्रेस जो है कहीं न कहीं मैच फिक्सिंग पर चल रही है, कहीं कभी मूवमेंट करती है, कभी चुप हो जाती है, तो विपक्ष के भरोसे तो राज्य चल नहीं सकता। जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, जो छात्र संघ है, बहुत सारे जो एनजीओज हैं, वो अगर उठ खड़े होते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यहाँ पर जनता में भी चेतना आती। और ये है भी
कि वे सरकारी तंत्र जो है उनको रडार पे लेता है और कहीं न कहीं अगर वो रिएक्ट करते हैं उनके खिलाफ किसी न किसी तरीके से उनको बाउंड किया जाता है। और ये एक सदमा भी है। और पिछली बार चूंकि ये देखा गया 2022 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट में, चंपावत सीट में और उधम सिंह नगर सीट में जो मैंडेट आया था बिल्कुल ऐसा मैंडेट आया था न बीजेपी के पक्ष में था न कांग्रेस के पक्ष में था। और इस बार ये साइलेंट किलर का काम करेगा। और गढ़वाल का जो वोटर है गढ़वाल में जो चल रहा है, जो तीनों सीटों पर हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में, वो उसका असर यहाँ दिखाई देगा। वो लास्ट स्टेज में सीटें सब फाइटिंग नेचर में आ गई हैं और वोटर साइलेंट तरीके से काम कर रहा है। न बीजेपी के बहुत ज़्यादा पक्ष में है न कांग्रेस के पक्ष में है। रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में क्या अहम मुद्दे जनता के जहन में हैं जो आप समझ पा रहे हैं? क्या लगता है उन मुद्दों को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड, जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने छेड़ दिया है। अगर जिस तरह से केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि 370 पर या यूसीसी पर या राम जन्मभूमि के मुद्दे पर वो सेंट्रलाइज करती, लोग सेंट्रलाइज थे भी। इन्होंने यहाँ पर अग्निवीर ला करके जिस तरह से उत्तराखंड की आत्मा को झकझोर दिया है और जिस तरह से बीच में बेरोजगारों की मूवमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से नकल बेतहाशा कराई गई है और नकल जो हुई है उसके खिलाफ जो जांचें कराई गई हैं वो आधी अधूरी हैं। अंकिता की जो हत्या हुई है वो दर्दनाक थी और उसमें जिस तरह से पाया गया कि रूलिंग पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे और बाद में बहुत हद तक जो है नाम भी खोल दिए गए, तो उसमें बहुत स्पीड नहीं है। तो सारे मुद्दे अब राष्ट्रीय न होकर के क्षेत्रीय हो गए हैं और इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ेगी तो निश्चित रूप से यही मुद्दे आने वाले समय में ये हो सकता है कि 27 में भी चुनाव के मुद्दे बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि लगातार आपको 10 वर्षों से यहाँ से मैंडेट दिया जा रहा है, तो आखिरकार आप यहाँ आकर के यहाँ की बात क्यों नहीं करते? हर बार आप नेशनल इश्यूज़ को लेके आते हैं या ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जो आपकी पसंद के होते हैं, इसलिए जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। यहाँ चुप है लेकिन खतरनाक है जनता, और वहाँ पर मुखर है वो भी खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय उत्तराखंड में निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग हुआ, ये मेरा कहना है। तो आपको लगता नहीं कि राम जन्मभूमि हो, चाहे राष्ट्रीयता की बात हो, उत्तराखंड क्योंकि सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, ये मुद्दे हमेशा ही दो पिछले परिणाम आए लोकसभा के स्वीप रहा है यहाँ पर, तो ये मुद्दे इस बार भी कहीं ना कहीं काम करेंगे? राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से पूरे देश का मुद्दा था, उत्तर भारत का तो विशेष रूप से था। यहाँ तो बाबा केदार की भूमि है, ये देवभूमि है, और इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक प्राण प्रण से उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे फ्रंटल संगठन हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोलैबोरेट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं हैं जो उनकी और ऐसी कोलैबोरेट करने वाली संस्थाएं हैं, उन सबको किनारे लगाया। यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्यों को का मान नहीं रखा। तो जनता के दिल में भी ये बात है कि भाई जब आम जनता के सहयोग से, आम जनता के प्राण प्रण से प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसमें इसका पॉलिटिकल लाभ मात्र लिया जा रहा है। और उत्तराखंड में लिटरेसी बहुत अच्छी है, उत्तराखंड की जनता जिसको देती है समर्पित भाव से देती है, और छीनती है तो फिर झकझोर की छीन लेती है, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, एक मुद्दा और है, आप वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भी हैं और उत्तराखंड में आंदोलनकारी जो हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो इस लोकसभा चुनाव में आप आंदोलनकारियों के मुद्दों को किस तरह से देखते हैं? कितनी सहभागिता इन मुद्दों की, आंदोलनकारी की जो मांगे हैं, अन्य कई सारी चीज़ें हैं, वो लोकसभा चुनाव में कहाँ तक डिपेंड करती हैं? किस तरह से आप देख रहे हैं उनको? राज्य आंदोलनकारी के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से दर्दनाक हमला किया कि लगातार अपने मुख्यमंत्री तो बनाए, अपने मंत्री भी बनाए, तमाम विधायक बनाए, राज्य मंत्री बनाए, यहाँ पर अपने लोगों को ठेके दिए, यहाँ पर अपने लोगों को बैकडोर एंट्री देकर रोजगार दिए, लेकिन जो 15,000 चिन्हित आंदोलनकारी हैं उनमें 2,500 लोग जो नौकरी पर लगे हैं, 250-300 लोगों की नौकरी लगनी है। जिस तरह से 10% आरक्षण पर इन्होंने कुठाराघात किया, पेंशन वृद्धि का मामला था, इन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई, चिन्हीकरण का मामला था, इन्होंने कहीं न कहीं उस पर जो है कदम पीछे खींच लिए, और आज की तारीख में 15,000 लोगों के हक हुकूक को मार करके दोनों पार्टियां अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। ये गलत है। परिषद भी इन्होंने खत्म कर दिया। जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, मारकाट मची, घायल हुए, उनको जुडिशरी से न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय भी नहीं मिला, क्योंकि परिषद नहीं है, सेंट्रलाइज कोई आयोग नहीं है, परिषद नहीं है, उनका कोई आका नहीं है, और एक मुख्यमंत्री आते हैं और लगातार मीटिंगें करते हैं, लगातार घोषणाएं करते हैं, और राज्य आंदोलनकारियों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। और इसका प्रतिकार इस बार भी हम लेंगे, और आने वाले समय में पूरे हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने परिषद भी खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी में आरक्षण को भी खत्म किया, और अभी तक झुंझुना जो थमा रखा है, राजभवन में बिल पड़ा हुआ, उस पर साइन नहीं हो रहे हैं,
और जिस तरह से लोगों को ठगा गया, कहा गया कि पेंशन वृद्धि करेंगे, वो भी नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंदोलन में वास्तव में थे, उनकी फाइलें 2,500-3 हज़ार फाइलें कम से कम इस समय फिल्टर होकर के वहाँ पड़ी हुई है होम मिनिस्ट्री में, उनको भी नहीं किया। तो ये अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की, जनता के मतलब की बात नहीं करते हैं। राज्य आंदोलनकारी सख्त नाराज है सरकार से, ये मेरा कहना है। तो प्रमुख विपक्षी दल अगर कांग्रेस की बात करें, कितना आंदोलनकारियों के साथ रहा है? जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनने कितने मुद्दे आपके उठाए हैं विपक्ष के तौर पर? कांग्रेस ने निश्चित रूप से, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने एन डी तिवारी जी के समय नौकरियां देने का काम किया, 10% आरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस सरकार में पेंशन की शुरुआत हुई, बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया। परिषद हमेशा कांग्रेस की सरकार में बनी रही, इन्होंने परिषद को भी खत्म किया, इन्होंने आरक्षण को भी पेंडिंग में डाल दिया। कोर्ट से जो फैसला है उसके अकॉर्डिंग चले, उसके अगेंस्ट एक्ट लाते, एक्ट प्रोड्यूस करते, तो निश्चित रूप से कहीं के आंदोलनकारियों के बच्चों का, उनके आश्रितों का भविष्य बनता। और चिन्हीकरण को बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चिन्हीकरण ऐसा नहीं है कि जो हुआ है वो 100% सब ठीक हो गया। चिन्हीकरण में जो हुआ है उसमें भी गलफत है, और चिन्हीकरण भी होना चाहिए था, क्योंकि जब फ्रीडम फाइटर का आज तक चिन्हीकरण हो रहा है, तो आज राज्य आंदोलन का तो अभी कुछ हाल दिनों की बात है, ऐसे ऐसे घायल आंदोलनकारी हैं जो अभी भी जो है घर में हैं और उनका इलाज नहीं हो पाया है, या इलाज के बगैर वो मारे गए हैं। गांव गवाह है, इलाका गवाह है। उस मूवमेंट में जो उस समय के जो लोग थे वो बहुत बुरी तरह से आज भी दर्द में हैं, आज भी परेशानियों में हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। तो कांग्रेस ने कहीं अच्छी शुरुआत की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको फुल स्टॉप किया, परिषद को खत्म किया, उनकी सारी सुविधाओं को खत्म किया। यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल निश्चित रूप से इन फेवर ऑफ राज्य आंदोलनकारी रही। और थोड़ा सा एक झलक जरूर धामी जी ने दिखाई थी, लेकिन धामी जी जब पुनः धामी पार्ट 2 में जब रिस्टैब्लिश हुए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आज दिन तक उन्होंने राज्य आंदोलनकारी के मामले में न जुबान खोली है प्रॉपर ढंग से, न काम किया है, और जिस वजह से आज राज्य आंदोलनकारी इस चुनाव में बहुत सुब्ध है, आहत है। धामी जी ने तो पेंशन भी शायद बढ़ाई थी अपने जिस कार्यकाल में, और अन्य चिन्हीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। धामी जी ने सबसे पहले कहा था कि मैं बिल वापस लाऊंगा, बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको पास कराऊंगा, और जो लोग नौकरियों में लगे, जिनकी नौकरी में खतरा है, उस खतरे को मैं टालूंगा, और जिनकी नौकरियां लगनी हैं, वेटिंग में हैं, उनकी नियुक्ति कराऊंगा, और इसको मैं लागू करूंगा। और यहाँ पीसीएस के सारे फॉर्म निकल गए, सारे जितने भी नौकरियों के जो भी जितने फॉर्म्स निकलने थे, विज्ञापन निकलने थे, वो निकल गए। और अभी भी बिल जो है वहाँ पड़ा हुआ राजभवन में। तो यूसीसी का बिल उन्होंने पारित किया और हमारा बिल पारित नहीं किया, तो सबसे बड़ा धक्का तो धामी जी ने वहाँ पर दिया। और पेंशन वृद्धि, पेंशन ये पेंशन नहीं थी, टोकन मनी था। इन्होंने कहा था कि मैं 11,000 रुपया पेंशन पर आंदोलनकारी करूंगा, और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा हो जाएगी, और ये भी नहीं हुआ। और चिन्हीकरण पर लगातार एक डेट बढ़ाते रहे, लेकिन उसके बाद चिन्हीकरण भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं धामी जी ने पार्ट 1 में अच्छा काम किया, लेकिन पार्ट 2 में वो हमें गच्छी देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो आंदोलनकारी वाली बात थी। लेकिन अगर चुनाव लोकसभा की बात की जाए तो कुमाऊं की 2 सीटें और गढ़वाल की 3 सीटें। कुमाऊं में जहाँ खामोशी है, लेकिन गढ़वाल में कहीं ना कहीं रोचकता दिख रही है। वहाँ के लोग जागरूक होकर वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है, वहाँ के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को आप किस तरह दोनों को देखते हैं, दोनों रीजन के चुनाव को? 2 ये सीटें कुमाऊं की और 3 लोकसभा सीटें गढ़वाल की, कितना अंतर आपको लगता है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जो मैच फिक्सिंग कर करके यहाँ सरकारें चला रही थी, या विपक्ष का काम कर रही थी, जनता समझ गई है और जनता ने एक संदेश तो दे दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलतफहमी है वो तो खत्म होने जा रही है। कांग्रेस ने भी बहुत देरी की, बहुत सारी गलतियां की, जिस वजह से कांग्रेस यहाँ और अच्छा कर सकती थी। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा न हो कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनके अनुमान से कम और थोड़ा सा कहीं बीच में निर्दलीय भी हाथ मार जाए, और ये पूरा इलेक्शन ऐसा जा रहा है कि किसी की जीत प्रॉपर ढंग से दिख नहीं रही है, और मैच जो है बराबरी में जाने वाला है, क्योंकि इसमें निर्दलीय बीच में आने के बाद निर्दलीय जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे डैमेज कर रहा है। क्या आंकड़ा देखते हैं आप दोनों? आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये 5 सीटों में 2 भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है क्लियर कट, और 2 बीजेपी कांग्रेस के पास जा रही हैं, और एक निर्दलीय ले जा रहा है। और कहीं अगर हरिद्वार में जिस तरह से मैच चल रहा है ट्रायंगल में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में नहीं जीत रही है, या तो वहां पर कांग्रेस सीट जीत रही है या निर्दलीय सीट जीत रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 सीटें बच रही हैं, जो कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर नैनीताल। ये भी टफ स्टेज में है और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो आपको लगता है कि कहीं 2 और 1 का आंकड़ा इस चुनाव में रहेगा? बिल्कुल 2 और 1 का आंकड़ा है, और निर्दलीय निश्चित रूप से उभर के आ रहा है। तो जोशी जी, कल मतदान होना है जी, तो इस चुनाव को पूरा आपने देखा है करीब से, जब से प्रथम चरण का मतदान का समय भी आ गया है, तो कितना आप लगता है कि कितने मतदाता बाहर निकलेंगे? कितने प्रतिशत का पोल आपको लगता है अंदाजा इस बार होगा? क्योंकि निरस्ता भी कुछ दिख रही है, जनता निकलेगी बाहर। क्योंकि इस बार इन्होंने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में फंडिंग की और बूथ अध्यक्षों तक
हर चीज़ पहुंचाई, हर सुविधाएं पहुंचाई। इस बार ये शिकायतें मिल रही हैं चारों तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से, कि उनके वर्कर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बड़े नेताओं को ला करके केवल बड़ी रैलियां की गई और बूथों तक जिस तरह से बार बार फेज बाय फेज उनके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाना पानी आता था, और तो वही वोट को बाहर निकालते थे। और वोटर भी ये मान गया है कि मिलता कुछ है नहीं, वोट देने जाओ तो कहीं न कहीं वोट परसेंटेज डाउन जाएगा। और चूंकि इनका मीडिएटर जो वर्कर है वो नाराज है, और ऐसे में क्रॉस वोटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, और ओवर कॉन्फिडेंस में जो रहेगा वही कैंडिडेट जो है गच्ची खाएगा हर बूथ पर। और इस बार वास्तव में जो है सभी पार्टियों ने, जिनके पास पैसा है या नहीं भी है, दोनों ने किसी न किसी कारण से बूथ अध्यक्षों तक या ग्रास रूट तक वर्करों को पैसा नहीं दिया, सहूलियतें नहीं दी, और ये कहीं न कहीं इनके लिए बाद में ये घाटे का सौदा बन सकता है। जी बिल्कुल, ये थे भगवान जोशी, जो कि प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, क्योंकि पिछले 4 दशकों से बेहद करीब से इन्होंने चुनाव को देखा है। और कुमाऊं गढ़वाल दोनों लोकसभा सीटों में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपनी राय रखी है कि वर्तमान में क्या मुद्दे अहम हो सकते हैं, किन चीज़ों को जहन में लेकर मतदाता मत स्थल तक अपना जाएगा और मताधिकार का प्रयोग करेगा। फिलहाल कल जनता के ऊपर है, 5 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव है। हम सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें, और जो राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, लोग अधिक से अधिक अपने घरों से निकले और मताधिकार का प्रयोग करें और इस राष्ट्रीय पर्व में अपनी सहभागिता दिखाएं, क्योंकि परिणाम तो जो है वो 4 जून को आएगा, लेकिन इस पर्व में सभी लोग अपनी सहभागिता निभाएं जो उनका कर्तव्य है। तब तक के लिए इतना ही, फिर अगली बार किसी शख्स से हम मुलाकात करेंगे। नमस्कार।